नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल को। किसको पढ़ने वाले हैं? भक्ति काल को। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भक्ति काल से कर रहे हैं, आदिकाल को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आदिकाल का जो 70% है वो हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। इस वजह से जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो भक्ति काल से कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम आपको जोड़ते हुए चलेंगे, तो इस वजह से आपको भक्ति काल आदिकाल आपको याद करने में सुविधा होगी साथियों। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्ति काल। देखिए, अगर हम भक्ति काल की बात करें, भक्ति की अगर बात करें, तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो भज धातु से। तो नंबर एक जो पॉइंट हो जाए वो यही हो जाएगा, भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भज धातु से बना है। देखिए, अगर बात करें भक्ति शब्द की उत्पत्ति की, तो कहाँ से हुई है? भज धातु से हुई है। अगर भज धातु का अगर अर्थ की बात करें, अगर अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्मरण करना। क्या होता है? स्मरण करना। स्मरण का मतलब अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं याद करना। जैसे कि अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे स्मरण कर रहे हैं भगवान का, हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो भज का जो अर्थ होता है वो यही होता है, स्मरण करना होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखें। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। किसे मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर देखा जाएगा, आपने प्रीवियस ईयर के टीजीटी पीजीटी के पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा गया है कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा चरण भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो पहला जो काल है वो कौन सा है? आदिकाल है। जो दूसरा काल कौन सा है? भक्ति काल या फिर पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखते हैं हम लोग। भक्ति काल में भक्ति काल साहित्य की भक्ति कालीन कर लीजिएगा। ठीक है, भक्ति कालीन साहित्य की शुरुआत तमिल भाषा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? तमिल भाषा से मानी जाती है। देखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत के दक्षिण साइड में कौन लोग बसे थे? ईसाई लोग बसे थे। और ईसाई लोगों की ईश्वर के प्रति निष्ठा भाव को देखकर ही भारत में जो दक्षिण में रह रहे लोगों के अंदर क्या हुए? जागृत हुई, भक्ति जागृत हुई ईश्वर के प्रति। और वो जो दक्षिण के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? वो तमिल भाषा बोलते हैं। तो ऐसा ही कहा जाता है कि भक्तिकालीन साहित्य की जो शुरुआत होती है वो किस में होती है? तमिल भाषा में होती है साथियों। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं हम। राजनीतिक दृष्टि की अगर बात करें कि भक्ति काल का प्रारंभ किसके शासक के काल में हुआ था? वो प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसके? भक्ति काल का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। माना जाता है। ठीक है,
कैसे माना? भक्ति काल जो प्रारंभ हुआ था वो किसके समय का? मोहम्मद बिन तुगलक के समय से माना जाता है। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो किस वंश का था? तुगलक वंश का था। वो अपने जो उसने जो कार्य किए थे उस कार्यों के कारण ये क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। यह वही शासक जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बसाई थी। किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा हम लोग कहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम लोग आदिकाल से किस साइड चल रहे हैं? भक्ति काल की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ हम लोग आदिकाल की बातें जान लेते हैं। आदिकाल, ठीक है, आदिकाल से हम लोग किस तरफ ट्रांसफर? हम लोग आदिकाल से ट्रांसफर हो रहे हैं भक्ति काल की तरफ। हमने आपको सर्वप्रथम बताया था आदिकाल में, अगर आदिकाल की अगर बात करें, आदिकाल क्या कहा गया? चारण काल कहा गया। चारण का मतलब क्या होता है? एक कवियों की एक कैटेगरी होती है जो राजा के दरबार में रहते हैं और राजा के कार्यों को ही बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। राजा के जो कार्य होते हैं वो क्या करते हैं? बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और जो रचनाएं होती थी उनकी दरबारी ही रचनाएं होती हैं। ठीक, राजा के कार्य होते थे, राजाओं के कार्यों के ऊपर उनकी क्या होती रचनाएं होती थी। अगर आदिकाल की अगर हम बात करें तो अगर इसमें पहला जो पॉइंट हो जाए वो यही हो जाएगा कि दरबारी साहित्य। क्या हो जाएगा? दरबारी साहित्य। अगर हम भक्ति काल की अगर बात करें तो भक्ति काल में ऐसा नहीं था। भक्ति काल में जो साहित्य था वो जनता साहित्य हो गया था। कैसा हो गया था? जनता साहित्य हो गया था। यहाँ पर जनता की बात होने लगी थी। ठीक है, नंबर 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा वीर रस साहित्य प्रदान। वीर रस साहित्य प्रदान प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा हावी जो रहा है वो वीर रस साहित्य रहा है इसमें प्रदान। और अगर इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा भक्ति रस साहित्य प्रदान। भक्ति रस साहित्य प्रदान। जितनी भी रचनाएं लिखी गई वीर रस पर आधारित लिखी गई। इसमें जितनी भी रचनाओं लिखी गई तो किस पर लिखी गई? भक्ति रस पर। नंबर 3 हो जाएगा राजाओं का ही वर्णन। राजाओं का ही वर्णन। जब दरबारी कवि थे, जब राजाओं के बारे में लिखेंगे तो किसके बारे में? राजा का ही वर्णन हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? जनता का वर्णन। जो कुछ पॉइंट थे आदिकाल से जुड़े और भक्तिकाल से जुड़े जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 1318 ईस्वी से उन्होंने बताया, एक नोट करके लिख लीजिएगा या फिर पॉइंट बना लीजिएगा, 5 नंबर पॉइंट। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा 1318 ईस्वी तक आते 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 भारतीय साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परिवर्तन दिखता है। अब साहित्य दरबार से, अब जो साहित्य था वो कहाँ से? दरबार से हटकर कहाँ पर ट्रांसफर हो गया? दरबार से निकलकर जनता के बीच आ गया। ठीक है, अब सबसे पहली बात तुम्हें आपको ध्यान रखना होगा कि इन्हीं के आधार को इन्हीं के आधार को इन्हीं के आधार को इन्हीं के आधार बनाकर इन्हीं को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को भक्ति काल कहा है। क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। देखिएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, जो आदिकाल था वो कैसा था? चारण काल उसे कहा जाता है। चारण का मतलब क्या होता है? दरबारी कवि जो राजा की बात करते थे, राजाओं के बारे में ही लिखते थे, राजा की जो कार्य होते थे उनको बड़ा चढ़ाकर लिखते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1318 ईस्वी तक आते आते अगर देखा जाए तो आते आते एक भारतीय साहित्य में एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। अब जो साहित्य जो दरबारी साहित्य था वो निकल कहाँ गया? जनता के बीच आ गया। और इसी को आधार बनाकर क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को क्या कहा? भक्ति काल कहा है। ठीक है,
हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, इसके बाद फिर बात नेक्स्ट हम लोग करेंगे। नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम नोट करके लिखा रहे हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा उसमें, जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने भी यही माना था कि पहली बार जनता की बात की गई, इस वजह से उन्होंने भक्ति काल क्या कहा? स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, नंबर 3 हम लोग देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा। क्या कहा? लोक जागरण कहा। लोक जागरण कहा। किसे कहा? भक्ति काल को कहा। लोक का मतलब होता है लोगों के बारे में जागरूक होना। भक्ति काल में क्या है? लोगों के बारे में जागरूकता से बताया गया, इस वजह से उन्होंने क्या कह दिया? लोक जागरण कह दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा है। इन्होंने क्या कहा? लोक जागरण काल। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने काल लगा दिया। क्या लगा दिया? काल लगा दिया। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अकेला कहा था लोक जागरण। इन्होंने क्या कहा? लोक जागरण काल कहा है। ठीक है, काल का मतलब होता है एक समय पीरियड होता है, और उन्होंने समय पीरियड अकेला जोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर हम लोग 5 देखते हैं। इंपॉर्टेंट सारी ये पॉइंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय व जनवादी आंदोलन कहा। क्या कहा? जनवादी आंदोलन कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये जो भक्ति काल था वो हिंदू जात के उत्थान का क्या था? आंदोलन था, एक तरीके से अगर देखा तो। इसी वजह से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन क्या कहा? एक जातिवाद जनवादी आंदोलन कहा है। ठीक है, ये आपको पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्टेंट लास्ट पॉइंट एक और लिख लीजिएगा, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है। क्या क्या? कलात्मक उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे परीक्षा की दृष्टि से, मैंने आपको बताया। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।